हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 17 ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो स्टार्ट करते हैं। एज यू हैव रीड अर्लियर, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स टू इनडायरेक्टली break down simple molecules like glucose, amino acids and fatty acids etc. to derive energy to perform various functions or activities. Carbon dioxide (CO2), which is harmful, is also released during the above catabolic reactions. ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी को ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, सिंपल मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए, और तोड़ने के बाद जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी को हम यूज़ करते हैं अपने डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए। जब हम ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं, यूज़ करते हैं, तो हमारा बाय प्रोडक्ट जो निकलता है वो CO2 निकलता है। It is therefore evident that oxygen has to be continuously provided to the cells and CO2 produced by the cells have to be released out. हमारी सेल्स को ऑक्सीजन कंटिन्यूसली चाहिए होती है, और जो CO2 हमारी बॉडी के सेल्स जो बना रहे हैं उस CO2 को हमें बॉडी से बाहर निकालना होता है। This process of exchange of O2 from the atmosphere with CO2 produced by the cells is called breathing. हम इसी प्रोसेस को CO2 को बाहर निकालने का और ऑक्सीजन को अंदर लेने के ही प्रोसेस को ब्रीथिंग कहते हैं, कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। प्लेस योर हैंड्स ऑन योर चेस्ट, यू कैन फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन। आप अपना हाथ रखिए चेस्ट के ऊपर, तो हम फील कर सकते हैं कि हमारा चेस्ट अप एंड डाउन मूव कर रहा है, कभी ऊपर की तरफ फिर नीचे की तरफ मूव कर रहा है। यू नो डेट इट इज़ ड्यू टू ब्रीथिंग, हम जानते हैं कि ये ब्रीथिंग की वजह से हो रहा है। हाउ डू वी ब्रीथ? The respiratory organ and the mechanism of breathing are described in the following sections of this chapter. हम ये पढ़ेंगे कि हम ब्रीथ कैसे करते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, और हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के भी बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। Mechanism of breathing vary among different group of animals depending mainly on their habitat and levels of organization. कोई भी ऑर्गेनिज्म किस तरीके से ब्रीथ करता है वो डिपेंड करता है उसके हैबिटेट पे और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लोअर इन्वर्टिब्रेट्स लाइक स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म्स एक्सेट्रा एक्सचेंज O2 विद CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस। जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं या फिर लोअर इन ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं हम, जैसे कि स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट्स और फ्लैटफॉर्म्स जो होते हैं, वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं सिंपल डिफ्यूजन से। सिंपल डिफ्यूजन में गैसेस मूव करती हैं हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट्स और फ्लैटफॉर्म्स होते हैं वो सिंपल डिफ्यूजन से एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, यानी रेस्पिरेशन का प्रोसेस या फिर ब्रीथिंग का प्रोसेस सिंपल डिफ्यूजन से होता है लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में, स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट्स और फ्लैटफॉर्म्स में। अर्थवॉर्म्स use their moist cuticle and insects have a network of tubes, tracheal tubes, to transport atmospheric air within the body. अर्थवॉर्म एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी ब्रीदिंग के प्रोसेस के लिए अपनी मॉइस्ट क्यूटिकल यूज़ करते हैं, या फिर कह सकते हैं हम अपनी स्किन यूज़ करते हैं। इंसेक्ट्स यूज़ करते हैं ट्रैकियल ट्यूब्स टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। स्पेशल vascularized structures called gills, branchial respiration are used by most of the aquatic arthropods and molluscs, whereas vascularized bags called lungs, pulmonary respiration are used by the terrestrial forms for the exchange of gases. ब्रीदिंग के प्रोसेस के लिए एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स और मोलस्कस यूज़ करते हैं गिल्स, और इस रेस्पिरेशन को ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। स्पेशल वस्कुलराइज स्ट्रक्चर हमने इसलिए कहा क्योंकि गिल्स के अंदर ब्लड की सप्लाई होती है। वस्कुलराइज बैग्स भी यहाँ पर लंग्स को हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारी ब्लड की सप्लाई लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती है, और लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन को हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। आर यूज्ड बाय टेरेस्ट्रियल फॉर्म फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जितने भी टेरेस्ट्रियल ज़मीन पर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे लंग्स यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। अमंग वर्टिब्रेट्स फिशेस यूज गिल्स, वेयरएज एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स रेस्पायर थ्रू लंग्स। वर्टिब्रेट्स में फिशेज यूज़ करती हैं गिल्स, जबकि एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स वो सब लंग्स यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स कैन रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, क्यूटिनेशियस रेस्पिरेशन। एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग्स वो अपनी स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन करते हैं, और ऐसे रेस्पिरेशन को हम क्यूटिनेशियस रेस्पिरेशन कहते हैं।
ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप्स। सबसे पहले हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो पार्ट होते हैं वो नॉस्ट्रल्स होते हैं, जो कि हमारे अपर लिप्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल के बाद हमारा नेजल चैम्बर आता है, फिर फारिंग्स, फिर लारिंग्स, फिर ट्रैकिया। इट लीड्स टू अ नेजल चैम्बर थ्रू द नेजल पासेज। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स के बाद आते हैं हमारा नेजल चैम्बर। द नेजल चैम्बर ओपन्स इनटू द फारिंग्स। नेजल चैम्बर के बाद जो हमारा पार्ट होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जिसके अंदर से एयर पास कराई जाती है, वो होता है हमारा फारिंग्स। सबसे पहले नॉस्ट्रल्स थे, नॉस्ट्रल्स के अंदर से हवा नेजल चैम्बर में आई। नेजल चैम्बर के बाद जो पार्ट है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो होता है हमारा फारिंग्स। अ पोर्शन ऑफ विच इज़ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फारिंग्स जो है हमारा वो कॉमन पासेज है, कॉमन पाथवे है फूड एंड एयर का, यानी यहाँ से फूड और एयर दोनों ही होकर के गुजरती हैं। द फारिंग्स ओपन थ्रू द लारिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया। फारिंग्स के बाद हमारा लारिंग्स आता है, लारिंग्स के बाद हमारा ट्रैकिया आता है। अभी तक जो हमने पार्ट पढ़े नॉस्ट्रल्स, नॉस्ट्रल के बाद नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर के बाद हमने देखा फारिंग्स, फारिंग्स के बाद लारिंग्स, लारिंग्स के बाद ट्रैकिया प्रेजेंट होता है। लारिंग्स इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स विच हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन एंड हैंस कॉल्ड द साउंड बॉक्स। लारिंग्स जो होता है हमारा वो कार्टिलेजिनस बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो हमारा साउंड के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, इसीलिए हम लारिंग्स को साउंड बॉक्स भी कहते हैं। ड्यूरिंग swallowing, glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap called epiglottis to prevent the entry of food into the larynx। एक थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप प्रेजेंट होता है जिसे हम एपिग्लोटिस कहते हैं, वो हमारी प्रिवेंट करता है लारिंग्स के अंदर फूड की एंट्री, ताकि फूड हमारा लारिंग्स के अंदर ना चला जाए। उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास एपिग्लोटिस होता है। Trachea is a straight tube extending up to the mid-thoracic cavity, which divides at the level of fifth thoracic vertebra into a right and left primary bronchi। ट्रेकिया जो कि एक स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, वो मिड थोरेसिक कैविटी तक जाती है, यानी फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा तक जाती है, और फिर डिवाइड कर जाती है राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में। Each bronchi undergoes repeated division to form the secondary and tertiary bronchi and bronchioles। फिर वो प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड करती रहती हैं और बना लेती हैं सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकाई, यानी ब्रांचेस निकलती जाती हैं और डिवाइड करती रहती हैं, और प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्शियरी ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स बनती जाती हैं, एंडिंग अप टू इन अ वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। सबसे लास्ट में जाकर ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स बना लेती हैं। द ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंकियोल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई और इनिशियल ब्रोंकियोल्स के ऊपर एक कार्टिलेजिनस की रिंग प्रेजेंट होती है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होती है। Each terminal bronchiole give rise to a number of very thin irregular walled and vascularized bag-like structures called alveoli। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स या फिर ब्रोंकियोल्स के आगे वाला स्ट्रक्चर जो अटैच होता है वो होता है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई वस्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर भी होता है और इसकी वॉल्ड बहुत थिन होती है। वस्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर इसलिए होता है ताकि ब्लड की सप्लाई होगी, तभी तो हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस ब्लड के थ्रू होगा। और इरेगुलर वॉल्ड और थिन वॉल्ड इसलिए हैं ताकि हमारी थिन वॉल्ड होगी, इरेगुलर वॉल होगी, तभी तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमारा अच्छा हो पाएगा। ऐसे स्ट्रक्चर को हम वस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम एल्वियोलाई कहते हैं, यहीं से ही एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई कंप्राइज द लंग्स। ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल और एल्वियोलाई के नेटवर्क जिस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है हम उसे ही लंग कह रहे हैं, लंग या फिर लंग्स कह रहे हैं। वी हैव टू लंग्स विच आर कवर्ड बाय अ डबल लेयर्ड प्लूरा विद प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम। हमारे लंग्स जो होते हैं, दोनों लंग्स के ऊपर दो लेयर या फिर दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं, और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में हमारा प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है।
इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। फ्लूइड का जो काम होता है, फंक्शन जो होता है फ्लूइड का, प्लूरल फ्लूइड का, वो फ्रिक्शन को कम करना होता है लंग सरफेस पे से। द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद द thoracic lining, whereas the inner pleural membrane is in contact with the lung surface। जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है वो थोरेसिक लाइनिंग के कांटेक्ट में होती है, क्लोज कांटेक्ट में होती है, और जो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है वो हमारी लंग के सरफेस के कांटेक्ट में होती है। जो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है वो हमारी लंग के सरफेस के क्लोज कांटेक्ट में होती है। आउटर वाली थोरेसिक कैविटी के क्लोज कॉन्टेक्ट में होती है। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स constitute the conducting part, whereas the alveoli and their ducts form the respiratory or exchange part of the respiratory system। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेकर के टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक का पार्ट हम कंडक्टिंग पार्ट कहते हैं। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स के बाद नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर के बाद लारिंग्स, लारिंग्स के बाद फारिंग्स, फारिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई के बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। और ये पूरा जो ये जितने भी पार्ट हैं ये सारे कंडक्टिंग पार्ट हैं। इस सब को हम कंडक्टिंग पार्ट कहते हैं क्योंकि ये हमारे एयर को कंडक्ट कराने में हेल्प करता है। वेयर एज द एल्वुलाई एंड देयर डक्ट्स फॉर्म द रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। एल्वुलाई और उसकी डक्ट्स को हम एक्सचेंज पार्ट कहते हैं या फिर रेस्पिरेटरी पार्ट कहते हैं। एक्सटर्नल नोस्ट्रल से लेकर के टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सारी कंडक्टिंग पार्ट में आती हैं। एल्वुलाई और डक्ट्स को हम रेस्पिरेटरी पार्ट कहते हैं या फिर एक्सचेंज पार्ट कहते हैं। द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट्स द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वुलाई, क्लियर्स इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स। कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शन जो होता है एयर को ट्रांसपोर्ट करना होता है, एटमॉस्फेरिक एयर को ट्रांसपोर्ट करना होता है एल्वुलाई तक, और कंडक्टिंग पार्ट का काम फॉरेन पार्टिकल से प्रिवेंट करना, उनको ट्रैप करना भी होता है। ह्यूमिडिफाइज एंड ऑल्सो ब्रिंग्स द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर। एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। जो हम एयर इनहेल कर रहे हैं उसको ह्यूमिडिफाई करना, यानी उसके अंदर वाटर के अमाउंट को बढ़ाना कंडक्टिंग पार्ट का जो फंक्शन होता है वो ये भी होता है जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लाए। 3 काम अभी तक हमने देखे। एक, फॉरेन पार्टिकल्स को ट्रैप करना, फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह वगैरह को ट्रैप करना। ह्यूमिडिफाई करना यानी वाटर के अमाउंट को बढ़ाना एयर के अंदर, जो हम एयर इनहेल कर रहे हैं उसके अंदर वाटर के अमाउंट को और बढ़ाना। और तीसरा, जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं उसको हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे लाना। जो एयर हम कंडक्ट करा रहे हैं अंदर की तरफ वो ठंडी या गर्म कैसी भी हो सकती है, हमारी उसे बॉडी टेम्परेचर पे लाना इसका फंक्शन होता है कंडक्टिंग पार्ट का। एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक्सचेंज पार्ट जो होता है एल्वुलाई और उसकी डक्ट्स जो होती हैं यहीं पर एक्चुअल डिफ्यूजन होता है। एक्चुअल डिफ्यूजन के थ्रू हमारा CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है बिटवीन ब्लड और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। The lungs are situated in the thoracic chamber, which is anatomically an airtight chamber। लंग्स हमारे thoracic chamber में प्रेजेंट होते हैं और ये thoracic chamber एक airtight chamber होता है। The thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column, ventrally by the sternum, laterally by the ribs, and on the lower side by the dome-shaped diaphragm। इस थोरेसिक चैम्बर को मिलकर के बनाते हैं स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स और हमारी डोम शेप डायफ्राम। वेंट्रली प्रेजेंट होता है स्टर्नम, आगे की साइड में स्टर्नम प्रेजेंट होता है, पीछे की साइड में वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, लेटरल साइड में रिब्स प्रेजेंट होती हैं और नीचे की साइड में डोम शेप डायफ्राम प्रेजेंट होता है। ये सब मिलकर के एक कैविटी बना लेते हैं, एक चैम्बर बना लेते हैं जिसके अंदर हमारी लंग्स प्रेजेंट रहती हैं। The anatomical setup of the lungs in thorax is such that any change in the volume of the thoracic cavity will be reflected in the lung pulmonary cavity। हमारे लंग्स का एनाटॉमिकल सेटअप कुछ इस तरीके से होता है कि कोई भी चेंज आएगा उनके अंदर तो उसे रिफ्लेक्ट करेंगे। हमारे लंग्स का अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो उसको डिक्रीज करने के लिए हमारे लंग्स कोशिश करेंगे, और डिक्रीज होगा यानी कम होगा हमारे लंग्स का वॉल्यूम तो उसे इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे।
Such an arrangement is essential for breathing as we cannot directly alter the pulmonary volume. क्योंकि हम अपने लंग्स का वॉल्यूम खुद से चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए हमारे पास एक ऐसा अरेंजमेंट होना ज़रूरी है जिसमें खुद ही हमारे लंग्स का वॉल्यूम चेंज हो। और हमारे लंग्स के पास ये एबिलिटी होती है कि वो अपना वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं। वॉल्यूम ज़्यादा होता है हमारे लंग्स का तो वो कम करने की कोशिश करती हैं, और कम का होता है हमारे लंग्स का वॉल्यूम तो उसे वो ज़्यादा करने की कोशिश करती हैं। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स: breathing or pulmonary ventilation, by which atmospheric air is drawn in and CO2 rich alveolar air is released out. रेस्पिरेशन के प्रोसेस में सबसे पहले स्टेप आता है ब्रीदिंग का। ब्रीदिंग के अंदर हम एटमॉस्फेरिक एयर इनहेल करते हैं और CO2 रिच एल्वियोलर एयर रिलीज करते हैं, मतलब इसे ही ब्रीदिंग कहते हैं नॉर्मली। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन। फिर इसके बाद डिफ्यूजन होता है एल्वियोलर लेवल पर। एल्वियोलर मेम्ब्रेन से डिफ्यूजन होना सेकंड स्टेप होता है। O2 जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इनहेल कराई गई है वो O2 एल्वियोलर से क्रॉस होती हुई ब्लड में चली जाती है, और CO2 की कंसंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा होने की वजह से डिफ्यूज़ करती है ब्लड टू एटमॉस्फेरिक एयर। CO2 रिलीज कराई दी जाती है, डिफ्यूजन हो जाता है दोनों गैसेस का। O2 चली जाती है हमारी एटमॉस्फेरिक एयर से ब्लड में, और CO2 की कंसंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा होने की वजह से CO2 चली जाती है ब्लड से एटमॉस्फेरिक एयर की ओर। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, फिर हमारा ब्लड हमारा ट्रांसपोर्ट कराता है O2 और CO2 को, फिर हमारा ब्लड यही गैसेस ट्रांसपोर्ट करा देता है टिश्यूज़ तक। डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज़, जैसे कि अभी एल्वियोलर मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन हुआ था, अब यहाँ पर भी डिफ्यूजन होता है। ब्लड पहुँचता है टिश्यूज़ के लेवल पर और O2 दे देता है और CO2 ले लेता है उनसे वापस से। Utilization of O2 by the cells for catabolic reactions and resultant release of CO2, cellular respiration as drilled in chapter 14। जिन सेल्स या टिश्यूज ने O2 ली है उनको O2 को यूटिलाइज करके कैटाबॉलिक रिएक्शंस के थ्रू अपनी एनर्जी बना लेती हैं और उस एनर्जी को हम यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिएगा।